स्वागत है आप सभी का एक और इकोनॉमी के वीडियो में, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ठीक। जितना अभी तक आप लोगों ने पढ़ा उससे संबंधित प्रश्नों को भी सॉल्व किया। अब आगे की बात करते हैं। अभी भी हम मनी मार्केट ही पढ़ रहे हैं या मुद्रा बाजार ही पढ़ रहे हैं, जिसमें से आप पीछे पढ़ ही चुके हैं। बैंकों का उदय विकास पढ़ चुके हैं, सारे मात्रात्मक उपकरण पढ़ चुके हैं। रही बात गुणात्मक उपकरणों की, तो बहुत ही ज़्यादा परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें से एक एक आध बार पूछा गया है, तो उस पर हम बात करेंगे। ऐसा है नहीं कि किसी कोई भी एक पॉइंट छूट ही जाए यहाँ पे जिस पे बात ना हो। तो वो टॉपिक है, वो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात। ठीक। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसको प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान भी कहते हैं। लेंड नाम में ही ना, ऋणदान। तो पीएसएल क्या होता है, यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। कुछ ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है जिनको ऋण देने में प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता देने के साथ साथ इनको कम ब्याज दर पर भी दिया जाता है। जो सामान्य ब्याज दर है उससे कम ब्याज दर पर, जिसको डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट या विभेदात्मक ब्याज दर भी कहते हैं। ठीक। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं आ जाएंगे, तो सबसे पहला क्षेत्र आ जाएगा वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी हमारा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को कम ब्याज दर पे मिलता है, क्योंकि आप जो केसीसी लेते हैं, क्या मिलेगा आपको? केसीसी। तो जो सामान्य पर्सनल लोन के या सामान्य व्यक्तिगत ऋण की अपेक्षा कम ब्याज दर पर मिलेगा। और आप बैंकों के पास जाएंगे तो उनको एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना परसेंट आपको पीएसएल करना ही करना है। अगर आप वो पीएसएल आप नहीं कर पाते हैं या वो बैंक नहीं कर पाता है, तो वो अन्य संस्थाओं के माध्यम से, जिसमें इसमें सबसे बड़ी संस्था आती है वो है नाबार्ड। तो नाबार्ड के माध्यम से इस ऋण को वितरित करवाए। दूसरा, एमएसएमई सेक्टर, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग। ठीक। तो उनको भी प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान के अंतर्गत रखा गया। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो इन्हीं क्षेत्रों को लेकर के लाई गई है और इसी को ध्यान में रखकर लाई गई। अगला, अगर आप गृह ऋण लेते हैं, होम लोन लेते हैं, तब भी आपको कम ब्याज दर पर भी कम ब्याज दर पर मिलेगा, और आपको क्या कहते हैं, ऋण देने में वरीयता दी जाएगी, यानी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके अलावा एजुकेशन लोन को लेकर के, एक्सपोर्ट लोन को लेकर है, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है। क्या है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को लेकर। आप किसी वस्तु को, किसी कोई ऐसी वस्तु बनाना चाहते हैं जिसका व्यापक तौर पर निर्यात हो सके, या जिसकी वैदेशिक क्षेत्र में, विदेशों में मांग ज़्यादा है। अगर उस वस्तु या सेवा का आप उत्पादन कर रहे हैं, तब भी आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, यानी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं अगली चीज़ है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप मेडिकल बनाना चाह रहे हैं, आप स्कूल बनाना चाह रहे हैं, आप कुछ ऐसी जन सुविधाएं बनाना चाह रहे हैं जो सामाजिक तौर पर जरूरी है। ठीक। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना हो। और अगला है रीन्यूएबल एनर्जी, यानी कि आप नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र पे काम कर रहे हैं, तब भी आपको ऋण देने में बैंकों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। तो उसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात बस यही है कि किन किन क्षेत्रों को प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। अब इन क्षेत्रों को आप ध्यान में रखिए और यहीं से सवाल आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर हो सका तो स्टेटमेंट वाइड अगर क्वेश्चन बनाया जाए, तो उसमें से एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि क्या प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान बैंकों के लिए, क्या चीज, प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान बैंकों के लिए सामाजिक निगमित उत्तरदायित्व यानी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर कार्य करते हैं, तो ये उनका कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्य नहीं, ये केवल उनका एक सामान्य और कारोबारी कार्य है। जैसे अभी पहले बात हुई, उनको कैश रिजर्व रेशियो करना है, एसएलआर करना है,
ठीक, वो सारी चीज़ें करने के साथ साथ उनको एक टर्म और है, वो है PSL करना है, जिसको CSR यानी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर नहीं रखा जाएगा, वो सामान्य कारोबारी कार्य के तौर पर रखा जाए। अगला जो है, जो पूछा जाने वाला शब्द है वो है कॉल मनी। ठीक, कॉल मनी क्या होता है कि जब किसी बैंक को समस्या आती है तो दूसरे बैंक से उधार लेता है, किस शर्त पे कि हम अगले दिन ये पैसा वापस कर देंगे। किस दिन? अगले दिन इस पैसा को हम वापस कर देंगे जितना पैसा हमने लिया। तो कॉल मनी क्या हुआ कि अगले दिन वापसी की शर्त पर एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक, ठीक, से लिया गया जो ऋण होता है, और जिस दर पे लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कॉल रेट बोलते हैं। जिस दर पे लोन लिया जाता है कॉल मनी, उसको क्या बोलते हैं? कॉल रेट। वैश्विक सबसे बड़ा केंद्र जो है कॉल मनी को लेकर के, तो सबसे बड़ा वैश्विक केंद्र है वो है लंदन। कौन सा? कॉल मनी के लिए सबसे बड़ा वैश्विक केंद्र है, उसको बोलते हैं लिबो, लंदन इंटर बैंक ऑपरेशनल रेट। ठीक, तो वैश्विक सबसे बड़ा केंद्र है। और भारत का क्या है? मीबोर, मुंबई इंटर बैंक ऑपरेशनल रेट, क्योंकि मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है और अधिकांश बैंकों के मुख्यालय वहीं पे हैं, हेडक्वार्टर सभी के लगभग वहीं पे हैं, तो इस वजह से मुंबई कॉल मनी के तौर पर बड़े पैमाने पर जाना जाता है। तो दो तीन शब्द हैं यहाँ पे ध्यान रखने योग्य। सबसे बड़ा वैश्विक केंद्र कहाँ पे है? लंदन में। और दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक केंद्र कहाँ पे है? मुंबई में है, जहाँ से ये चीज़ें निर्धारित होती हैं कि कॉल रेट क्या है। कॉल रेट वो नहीं फ़ोन मिलाने पे कितना बैलेंस कट रहा है, वो नहीं। कॉल रेट वो जिसके मतलब जिस दर पे एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता है, किस आधार पे कि हम अगले दिन उसको वापस कर दें। ठीक, तो ये कुछ एक बेसिक थे, या एक इनको जानना जरूरी था मनी मार्केट पढ़ने के लिए, या फिर मौद्रिक नीति के बारे में जानने के लिए, या साथ ही साथ बैंकिंग सेटअप को पढ़ने के लिए ये सारे पॉइंट्स याद रखने जरूरी हैं। और यहाँ से अच्छे खासे सवाल बनाए जाएंगे। आप ये चीज कहते हैं ना कि मॉनेटरी टूल्स में जो मात्रात्मक उपकरण है उसको ध्यान में रखिए। ठीक, इसको आने से पहले एक पॉइंट डिस्कस करना जरूरी है, वो है मौद्रिक नीति। क्या है मौद्रिक नीति? मौद्रिक नीति डिपेंड करेगा, ठीक, कौन बनाता है मौद्रिक नीति? RBI। तो मौद्रिक नीति क्या है? प्रकार। ठीक, तो अगर मौद्रिक नीति के प्रकारों की बात की जाए तो दो आधारों पर इनका वर्गीकरण होता है। पहला आधार है कि वित्त की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस पर वित्त की मात्रा पर प्रभाव के आधार पर, और दूसरा ब्याज दर पर प्रभाव के आधार पर। ब्याज दर पर प्रभाव के आधार, वित्त की मात्रा के प्रभाव के आधार पर दो तरह की मौद्रिक नीति बनाई जाएंगी। एक होती है संकुचनकारी, और दूसरी मौद्रिक नीति है वह है प्रसारकारी। संकुचनकारी और प्रसारकारी। ब्याज दर के आधार पर सबसे सिंपल है, सस्ती मौद्रिक नीति और महंगी मौद्रिक नीति, यानी चीप और एक्सपेंसिव। कॉन्ट्रैक्टिव ब्याज, एक्सपेंसिव यानी एक्सपेंड करना, और वो एक्सपेंसिव अलग है, वो महंगा होगा। ठीक, संकुचनकारी मौद्रिक नीति में क्या होगा? वित्त की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी? अगर आपके पास मान लो बैलून फुला रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हवा भर रहे हैं, तो बैलून एक्सपेंड कर रहा है, वो गुब्बारा फैल रहा है। तो गुब्बारा अगर फैल रहा है तो उसमें हवा की मात्रा बढ़ रही है या घट रही है? जाहिर सी बात है बढ़ रही है। वहीं उस गुब्बारे को ऐसे दबा दिया जाए, उसमें थोड़ा सा लीक कर दिया जाए, तो क्या होगा? वो संकुचित हो जाएगा, यानी उसका आकार क्या हो जाएगा? धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? वित्त की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? तो संकुचनकारी मौद्रिक नीति में क्या होगा? वित्त की मात्रा
घट जाएगी। और प्रसार कार्य में इसका रिवर्स हो जाएगा, क्या होगा, वित्त की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक, वित्त की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी या बढ़ जाएगी। अब संकुचनकारी मौद्रिक नीति हमको अपनाना है। इससे पहले जो हमने मौद्रिक उपकरण पढ़े हैं उनमें से कौन से दो ऐसे उपकरण हैं जो वित्त की मात्रा पर प्रभाव डालते हैं बिना किसी अदर ऑप्शन के, यानी उसमें ब्याज दर पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, डायरेक्टली अगर उनको इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए तो वित्त की मात्रा पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे दो मौद्रिक उपकरण आपने पढ़ रखे हैं पहले से ही, उनमें से एक है वो है CRR और SLR। तो अगर हमको वित्त की मात्रा क्या करनी है, घटानी है, तो क्या करना पड़ेगा, कैश रिजर्व रेशियो और सांविधिक तरलता अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को बढ़ा देना पड़ेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बैंकों को पैसा या तो रिजर्व रखना पड़े या तो प्रतिभूतियों में यानी सिक्योरिटीज़ में निवेश करना पड़े। तो इसका उल्टा क्या होगा, अगर हम CRR को और SLR को घटा देते हैं तो वित्त की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक, इसका उल्टा कि ब्याज दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सस्ती और महंगी मौद्रिक नीति। सस्ती का मतलब कम ब्याज दर, महंगी का मतलब अधिक ब्याज दर। तो ब्याज दर से लेकर के कौन से 3 टर्म आए थे, एक रेपो रेट आया था, दूसरा रिवर्स रेपो रेट आया था और तीसरा बैंक रेट आया था। रेपो रेट क्या था कि बैंक से RBI से बैंक की तरफ जाता है। अब रेपो रेट अगर बढ़ा दिया जाएगा तो बैंक बहुत बड़ी मात्रा में लोन लेंगे, या फिर जिस ब्याज दर पे वो लोन ले करके आए हैं उसी ब्याज दर पर आपको देंगे। तो शॉर्ट टर्म लोन उन्होंने लिया है, क्योंकि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है, शॉर्ट टर्म लोन। तो अगर हम रेपो रेट को घटा दें, रिवर्स रेपो रेट को भी घटा दें और बैंक दर को भी यानी बैंक रेट को भी घटा दें, तो ब्याज दर बाजार में क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, यानी जो कस्टमर है, हमारा ग्राहक है, उसको ब्याज दर कम पड़े। ठीक, अगला महंगी मौद्रिक नीति, इसका उल्टा कर दो, यानी इन तीनों दरों को क्या करो, बढ़ा दो, ब्याज दर महंगी हो जाएगी। ब्याज दर क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। ठीक, तो अब ब्याज दर महंगी होगी यानी महंगी मौद्रिक नीति। अगली बात जो यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि अगर एक ही समय पर सस्ती मौद्रिक नीति और संकुचन का सस्ती संकुचनकारी मौद्रिक नीति और महंगी मौद्रिक नीति को अपनाया गया है, एक तो बाजार में वित्त की मात्रा भी कम की जा रही है और दूसरा वो जो भी वित्त है उसको ऊंचे ब्याज दर पे रखा गया है, तो इसको हम कठोर मौद्रिक नीति कहेंगे। क्या कहेंगे, कठोर मौद्रिक नीति। वहीं अगर प्रसारकारी है और प्रसारकारी के साथ साथ सस्ती मौद्रिक नीति है, यानी वित्त की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है और उसके साथ क्या है, वित्त की मात्रा ज़्यादा होने के साथ साथ वो ब्याज दर भी काफ़ी सस्ता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ढीली मौद्रिक नीति। क्या हो जाएगा, ढीली मौद्रिक नीति। लेकिन क्या होता है ना, RBI कभी बहुत बड़ी मात्रा पे कठोर मौद्रिक नीतियां बनाता है और ना ही बहुत बड़ी मात्रा पे ढीली मौद्रिक नीतियां बनाता है। RBI इनमें सामंजस्य बिठाता है और उसके हिसाब से कार्य करता है, क्योंकि मौद्रिक नीति बहुत ही ज़्यादा ढीली हो जाएगी तो महंगाई बहुत ऊपर तक चली जाएगी और जिससे आम नागरिकों को समस्या होगी। अगर वही मौद्रिक नीति बहुत टाइट हो गई तो लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा, तो उत्पादन ही नहीं होगा और मांग नहीं होगा, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी हमारी घट जाएगी। और इन्हीं के बीच जो सामंजस्य स्थापित करना है वो सामंजस्य स्थापित करके RBI क्या करता है, मौद्रिक नीतियों का निर्माण करता है। ठीक, तो ये कुछ बताया नहीं, बेसिक्स था, ये भी एक टॉपिक छूट रहा था जिसको हमने कवर कर लिया। अब आगे चलते हैं अगले चैप्टर पे, उसका नाम है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। सामान्य भाषा में क्या कहते हैं इसको, महंगाई, और टेक्निकल भाषा में कहेंगे इसको मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी। आज जब जिस 100 रुपए में आप
जो सामान खरीद ले रहे हैं 2 दिन बाद अगर वो सामान 100 रुपये में आप ना खरीद पाए तो, यानी जो 100 रुपया आपके पास आज के समय पे था उसमें आप 1 दर्जन केला ले रहे थे, यानी 12 केले मिल जा रहे थे, और आज इन 12 केलों की कीमत 150 रुपया हो गई है। यानी क्या हुआ कि जो पैसा आपका 100 रुपया था उसकी क्रय शक्ति अब क्या हो गई, घट गई। और क्रय शक्ति घटने के बेसिक कारण क्या क्या होते हैं? सबसे पहला एक चीज याद रखना, मांग, ठीक, क्रय शक्ति घटने में सबसे बड़ा कारण होता है वो है डिमांड, यानी मांग और आपूर्ति के बीच का खेल। मांग और आपूर्ति के बीच का खेल महंगाई बढ़ने में मेन कारण है। अगर मांग बढ़ रही है और आपूर्ति घट रही है, ठीक है, मांग बढ़ रही है और आपूर्ति घट रही है, यानी एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है, तो जाहिर सी बात महंगाई बढ़ जाएगी, उस वस्तु की कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहीं इसका उल्टा, अगर मांग घट जाए और आपूर्ति बढ़ जाए तो कीमत घट के आए। ठीक है, तो महंगाई की स्थिति कब उत्पन्न होगी, जब मांग बढ़ेगी और कीमत क्या, आपूर्ति क्या होगी, घटेगी। जिस रेशियो में मांग बढ़ रही है उसी रेशियो में आपूर्ति बढ़ रही है, तो प्राइस इन्फ्लेशन या फिर ऐसी कोई समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। ठीक, तो महंगाई क्या है, जब मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी हो जाए या वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य में एक वृद्धि नजर आए, दीर्घकालिक वृद्धि नजर आए, तो उसको क्या कहते हैं हम, मुद्रास्फीति की स्थिति यानी इन्फ्लेशन की स्थिति कहते हैं। इसका दूसरा टर्म है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब एक तरफ मंदी है, दूसरी तरफ महंगाई भी है, स्फीति भी। मंदी का मतलब एक तो अर्थव्यवस्था वैसे धीमी रफ्तार से चल रही है, दूसरी तरफ महंगाई है। इसको काउंटर करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि अगर मंदी को काउंटर करना है, यानी इकोनॉमिक रिसेशन को काउंटर करना है, तो मतलब आपको ढीली मौद्रिक नीति अपनानी पड़ेगी। कौन सी मौद्रिक नीति अपनानी करेगी? प्रसारकारी। और प्रसारकारी मौद्रिक नीति अपनाओगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। क्या होगा? प्रसारकारी मौद्रिक नीति पे महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रसारकारी मौद्रिक नीति क्या होता है, जब वित्त की मात्रा पर प्रसार पड़ता है, जब वित्त बड़ी मात्रा में मार्केट में होगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे, डिमांड जनरेट होगी, तो लोगों के पास पैसा होगा। तो जब जहाँ लोगों के पास पैसा होगा और डिमांड जनरेट हुई, वहाँ पे महंगाई बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ स्फीति को रोकने के लिए आपको संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाना पड़ता है। तो एक ही समय पर दो डिफरेंट टाइप की मौद्रिक नीति अपनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मंदी से स्थिति से निपटने के लिए आपको रोजगार उत्पन्न करना पड़ेगा। जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, क्या उत्पन्न करना पड़ेगा? रोजगार उत्पन्न करना पड़ेगा। अगर आप रोजगार नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं तो लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि नहीं होगी। अगर लोग सामान खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं होगा, यानी उनकी क्रय शक्ति इतनी नहीं है, परचेजिंग पावर इतनी नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप रिसेशन से यानी मंदी की स्थिति से निपट नहीं पाएंगे। जो बात आप लोगों ने कोविड के काल में, यानी क्या कहते हैं, कोरोना संक्रमण के दौरान ये सारी चीज़ें आपने नोटिस की होंगी कि किस हिसाब से लोगों को निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग कार्य किया जा रहा है, सप्लाई चेन रुकी हुई है और वो सारे कार्य हो नहीं पा रहे हैं, यानी जहाँ तक आप खपत है वहाँ तक सामान पहुँचाया नहीं जा पा रहा है। तो एक समस्या ये इस समय पर आई थी। दूसरा क्या है? स्क्यूफ्लेशन, यानी एक तरफ मुद्रास्फीति है, दूसरी तरफ यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एक साथ में है। अच्छा, ये सामान्य पैटर्न है। स्क्यूफ्लेशन हमेशा पाया जाएगा आपके समाज में। एक ही टाइम पर कुछ वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे और एक ही समय पर कुछ वस्तुओं के दाम घटेंगे। एग्जाम्पल ले लो, जब आलू की खुदाई होती है, ठीक, या ठंडियों में मटर का सीजन आ जाता है, प्राइस कम हो जाता है। वहीं जब गर्मियों में जो दूसरी सब्जियां सीजनल आ जाती हैं तो उनका प्राइस कम हो जाता है। यानी मटर का प्राइस ठंडियों में कम होना और गर्मियों में बढ़ना। और दूसरी तरफ क्या है, अन्य सब्जियों का प्राइस, जो सीजन गर्मी की सब्जियां हैं उनका प्राइस जाकर के सर्दियों में बढ़ जाना, वो अलग चीज।
कि एक ही समय पर किसी वस्तु की महंगाई बढ़ जाएगी, किसी के दाम में कमी आ जाएगी। तो एक सामान्य प्रतिरूप क्या है जो कि अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। ठीक। अगला टर्म क्या है? धारणीय मुद्रास्फीति। ये सारे लोग चाहते हैं कि यही बनी रहे, इससे ज्यादा ऊपर नीचे कुछ ना हो। धारणीय मुद्रास्फीति क्या होगी कि पहला कि अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है यानी विकास दर है वो भी ऊपर रहे यानी उच्च अवस्था में रहे। और दूसरी चीज है कि नागरिकों को भी कोई समस्या ना हो, यानी एक ऐसा प्राइस रेंज या एक ऐसी दर पे महंगाई का बढ़ना जिससे लोगों को समस्या ना हो और इकोनॉमी को भी समस्या ना हो। क्योंकि जहां पे इकोनॉमी को समस्या होगी तो आपके जो भी कार्य लोक कल्याणकारी कार्य सरकारें कर रही हैं वो करना बंद कर देंगी। तो इस वजह से वहनीय मुद्रास्फीति जो कि लगभग माना जाता है 3 से 10% के आसपास, अगर इस अनुपात में या इस दर पर महंगाई बढ़ रही है तो वो लोग क्या करते हैं, धारणीय होती है, लोग उसको टॉलरेट कर लेते हैं, टॉलरेबल इन्फ्लेशन होती है। ठीक। अगला शब्द है वो है फिलिप्स कर्व। इसको समझना, 2 ही 3 जगह से प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति में या तो सीधे सीधे परिभाषा पूछ लिया जाएगा सिचुएशंस, यानी मुद्रास्फीति क्या होती है, 4 विकल्प हैं, आप उन्हें हिसाब से टिक कर लेना कि दीर्घकाल में जो प्राइस है कीमत में के सामान्य स्तर से वृद्धि हो तो उसको क्या कहा जाएगा, मुद्रास्फीति की स्थिति कही जाएगी। या फिर परचेजिंग पावर कम हो जाए आपके पैसे की तो वो क्या हो जाएगी, मुद्रास्फीति हो जाएगी। दूसरा शब्द स्टैगफ्लेशन पे पूछा जाता है। स्टैगफ्लेशन में क्या है, जब इकोनॉमिक रिसेशन हो और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन हो, यानी अर्थव्यवस्था अपने मंदी के दौर से गुजर रही है और उसके साथ साथ बड़े पैमाने पर महंगाई भी बढ़ रही है तो वो क्या हो जाएगा, स्टैगफ्लेशन की स्थिति हो जाएगी। स्टैग का मतलब बारहसिंगा टाइप का कुछ वैसा मामला बनता है, सिंबॉलिक। ठीक। अगला जो शब्द है वो है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या बताता है, बेरोजगारी दर, मौद्रिक मजदूरी दर और मुद्रास्फीति दर में संबंध। ठीक। एक तरफ क्या रखा गया है, इन्फ्लेशन रखा गया है, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट रखा गया, परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हमको इन्फ्लेशन को निम्न रखना है, ठीक है, अगर हमको क्या करना है, महंगाई को कम रखना है तो हमको अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा रखना पड़ेगा। कारण उसका यही है कि लोग क्या होंगे, रोजगार में आएंगे, रोजगार बढ़ेगा। और लोग रोजगार में कब आएंगे, जब उनको इच्छित, ठीक, क्या मिलेगी, मौद्रिक मजदूरी। और मौद्रिक मजदूरी जितने भी लोग कार्य करने वाले लोग हैं कम ब्याज मतलब सॉरी कम मजदूरी पे काम करना चाहेंगे या बहुत ज़्यादा, जितना पैसा मिल जाए उतना ही सही है, मतलब इतना भी कम ना मिले जिससे उनका एकदम मजबूरी में ही काम करना पड़े और उनका घर परिवार भी ना चल पाए, लेकिन उससे ज़्यादा जितना मजदूरी मिले। यानी जैसे मौद्रिक मजदूरी दर बढ़ेगी वैसे रोजगार बढ़ेंगे और रोजगार बढ़ने के साथ लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। अगर लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी तो क्रय शक्ति बढ़ने से क्या होगा, फिर आगे मांग बढ़ जाएगी और मांग जहां पे बढ़ी उस वस्तु की तो वो क्या हो जाएगा, महंगाई उसमें बढ़ जाएगी, उस वस्तु की या उस सेवा की महंगाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो फिलिप्स कर्व यही समझाता है कि अगर हमको अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करना है यानी जो इस रेखा को यहाँ के आसपास लेकर के आना है तो हमको उच्च मुद्रास्फीति दर बर्दाश्त करना होगा। ठीक। हमारी सरकार यही तो नहीं चाह रही है, इसलिए बेरोजगार रहो और महंगाई भी निम्न की निम्न बनी रहेगी, कोई समस्या नहीं है। ना रहेगा रोजगार ना रहेगी महंगाई, दोनों चीजें। क्योंकि जब आपके पास खरीदने की क्षमता नहीं रहेगी तो वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे नहीं, और महंगाई बढ़ने के 2 ही कारण है, या तो आपूर्ति घटा दो या तो मांग बढ़ा दो, 2 ही। ठीक। तो मौद्रिक दर में संबंध क्या है कि इन्फ्लेशन और क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का इनवर्स रिलेशन बनेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा
अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, इन्फ्लेशन घटेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सीधी सीधी। और कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ से बनने वाले सवाल या तो सीधे तौर पर पूछ लिया जाएगा कि फिलिप्स कर्व किससे संबंधित है, तो फिलिप्स कर्व बेरोजगारी दर, मौद्रिक मजदूरी दर व मुद्रास्फीति की दर, या सीधे तौर पर बेरोजगारी और महंगाई के बीच के संबंधों को दर्शाता है। या दूसरा, कई बार ये सीधे सीधे ये कर्व ड्रॉ करके दे देते हैं छोटा सा, और पूछते हैं कि दिया गया वक्र क्या बताता है। तो फिर आपको पता है कि ये फिलिप्स कर्व है, इस तरह का जो भी कर्व बना हुआ है। कौन सा? ये वाला, इस तरह से। तो ये कर्व फिलिप्स कर्व है, और फिलिप्स कर्व क्या बताता है? इन सबके बीच संबंध बताता है। और संबंध क्या है कि बेरोजगारी दर और इनके बीच, महंगाई के बीच कैसा संबंध है? उल्टा संबंध है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना। अगला क्या है? संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल। ये मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के हिसाब से चलती है। क्या होगा? अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के हिसाब से। किसके हिसाब से? अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल, इकोनॉमी अगर उछाल की अवस्था में है, यानी उस देश में इकोनॉमिक बूम है। इकोनॉमिक बूम का मतलब है अर्थव्यवस्था तेज गति से गतिमान है, उसमें समृद्धि दर यानी विकास दर काफी अच्छे पैमाने पर चल रही है। तो क्या होगा? रोजगार उत्पन्न होंगे। अगर रोजगार उत्पन्न होंगे तो अर्थव्यवस्था क्या होगी? महंगाई बढ़ेगी। उसका रिवर्स, अगर रिसेशन की अवस्था है तो फिर समस्याएं उत्पन्न आएंगी महंगाई को लेकर। ठीक, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसमें से ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी दो तीन बातें याद रखना। पहला, लॉरेंज वक्र के बारे में, स्टैगफ्लेशन के बारे में, और बेसिक क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक, अगला टॉपिक वो है गरीबी से संबंधित। सभी लोग अभी पूछ लिया जाएगा तो जितने भी लोग हैं सब लोग गरीबे हो जाएंगे। लेकिन आज हम सबको करोड़पति बना के भेजेंगे यहाँ से, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इम्प्रूव करके जाएंगे कि आप पर डे बेसिस पे अगर इतना रुपया खर्चा करते हैं तो आप गरीब नहीं हैं, यानी आप अमीर हैं। पहली बात क्या है कि गरीबी होती क्या है? सभी लोग बता दिए भैया गरीबी चल रही है, भुखमरी चल रही है, नंगे घूम रहे हैं। तो गरीबी क्या है? कि जब जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम उपभोग आवश्यकता, ठीक, न्यूनतम उपभोग आवश्यकता को प्राप्त करने की क्या है? अक्षमता है। यानी वह व्यक्ति जो मिनिमम कंडीशन है उसके जिंदगी चलाने के लिए, वो भी क्या कहते हैं ना, प्राप्त नहीं कर पा रहा है। और न्यूनतम आवश्यकताएं कौन सी होती हैं? वही रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा, मकान। अब इसमें दो और जोड़ दिया गया है, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर कोई व्यक्ति या कोई परिवार इन बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है? गरीब है। गरीबी के प्रकार कितने हैं? पहला, सापेक्षिक गरीबी। सापेक्षिक गरीबी है कि तुम किससे गरीब हो, यानी दो विभिन्न आय वर्गों के बीच की समानता की जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल, अब आज के समय में अडानी साहब ज़्यादा बड़े हो गए, अंबानी साहब, तो दोनों की तुलना कर ली जाए तो अंबानी साहब अडानी साहब से थोड़ा सा गरीब हैं। वही जो बात आई ना कि दो आय वर्गों के बीच की क्या करते हैं? तुलना करते हैं। और ये बहुत अच्छा क्राइटेरिया नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी ना किसी से किसी ना किसी लेवल पे गरीब निकल आए। उसके लिए जो भी योजनाएं चलाई जानी चाहिए वो होना चाहिए निरपेक्ष गरीबी को लेकर के, यानी सच में जिनमें बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव है। वह सारे लोग जिनके पास पर्याप्त उत्पादन के संसाधन नहीं है, वह सारे लोग जो फुटपाथ पर सोते हैं या मांग कर जीवन यापन करते हैं, और उनमें से खासकर वह जो दिव्यांगजन, शारीरिक अक्षमता है उनके साथ, अगर वह बुनियादी आवश्यकताओं को अपने नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो उनके बारे में सरकार को भी और समाज को भी, दोनों को ख्याल करना चाहिए। लेकिन सापेक्षिक गरीबी को ले लो, अब अंबानी साहब भी कहते हैं कि हम भैया गरीब हो गए हैं क्योंकि अडानी साहब हमसे ज़्यादा पैसा कमा लिए हैं।
अब उनको लेकर के क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को और ऊपर ले जाने के लिए योजना निकाल दो, फिर समस्या है इन चीज को लेकर के। तो असली गरीबी कौन सी होती है, वो होती है निरपेक्ष गरीबी, यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक। अगला पॉइंट क्या है, भारत में इसके क्या कारण है गरीबी के। सबसे बड़ा कारण है जो किसी भी पॉइंट पे लिख सकते हो, बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि, महंगाई का बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि, गरीबी का बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि। हमारे पास पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है लेकिन रिसोर्सेज तो उतने के उतने हैं, संसाधनों को बढ़ाया नहीं जा रहा है और डिमांड बढ़ती चली जा रही है और आपूर्ति वहीं की वहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों को तो समझौता करना ही पड़ेगा, और जो समझौता कर रहा है वो क्या है, गरीब के गरीब ही रह गए। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय कम है, एक मिनिमम जो खर्चे के लिए ज़रूरत होती है वो भी हमारे यहाँ पे अन्य विकसित देशों की तुलना में कम है। और जब भी आपकी प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी किसी भी समाज में, तो वहाँ का जीवन स्तर निम्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवन स्तर निम्न हो जाएगा, क्योंकि लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं रह जाएगी। क्योंकि निम्न प्रति व्यक्ति आय में आप खुद से सोच के देखिए कि कोई व्यक्ति बहुत ही कम मार्जिनलाइज पैसा कमा रहा है, बहुत कम पैसा कमा रहा है, वो व्यक्ति कैसे एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी पाएगा, यानी उसका जीवन स्तर उच्च कैसे होगा। क्योंकि जीवन स्तर को भी तो बनाने के लिए, गरिमापूर्ण जीने के लिए भी तो कुछ एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, और गरीब का मतलब क्या है कि वही मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल कर पा रहा। तो भारत में एक सबसे बड़ा कारण ये भी आता है कि प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा इनकम हमारे यहाँ पे कम है। तीसरा है चिरकालिक बेरोजगारी या अल्प रोजगार की स्थिति। यहाँ पर ताज्जुब की बात है, जब तक यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट नहीं खत्म होता तब तक जो बेटा होता है वो बाप के खर्चे पे पलता है, तो लंबे समय तक बेरोजगार रहता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है इसको लेकर के, या अल्प रोजगार की स्थिति। जैसे कृषि क्षेत्र में आप जाएंगे, जब फसलों को मतलब बोने का, उनको काटने का जब समय आता है, तो कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित हो जाते हैं, यानी बहुत सारे लोग मौद्रिक मजदूरी या दैनिक मजदूरी के आधार पर काम करना शुरू करेंगे। वो 10 15 20 दिन 25 दिन एक महीने मान लो, उतना दिन वो रोजगार में रहेंगे, उसके बाद फिर से बेरोजगार, यानी मौसमी बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है वहाँ। तो जब तक उनके पास डेली मान लो 200-300 रुपए की इनकम आ रही है, तब तक उनका जीवन यापन अच्छा चल रहा है, उसके बाद में फिर वहीं के वहीं रह गए। बचा पाए तो बाकी जीवन काटे, नहीं तो फिर कहीं पे निकल लिए किसी दूसरे शहर, विकसित शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, जहाँ पे उनको रोजगार के कुछ एक संभावनाएं मिल जाएं जिससे उनके जीवन यापन चल सके। और तीसरा होती है सामाजिकता, मेंटेलिटी। और मेंटेलिटी सबसे भयावह स्थिति होती है कि आपकी मानसिकता में अगर घर कर गया तो आप काम ही नहीं करोगे। जैसे जैसे कि सबसे फेमस एग्जाम्पल आता है कि मुंशी प्रेमचंद की जो सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से जो एक है, जो शायद संभवतः सबसे अच्छी कहानी मानी जाती है, उस कहानी का नाम है कफन। और वहीं उनका जो सबसे फेमस उपन्यास है वो है गोदान, जो बेसिकली इसी को ध्यान में रखकर लिखा गया है, सामाजिकता को ध्यान में ही रखकर। कफन में एक प्रसंग आता है, घीसू माधव उसके दो कैरेक्टर्स हैं, तो दोनों में के बीच में ये होता है कि आखिर जो उनसे ज्यादा काम कर रहा है उसकी स्थिति भी उनके जैसी ही है, तो इस वजह से वो लोग कामचोर बन जाते हैं। क्योंकि अब ज्यादा मेहनत करने पे भी अगर हमारी सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो हम क्यों मेहनत करना चाहेंगे, क्यों कार्य करना चाहेंगे। एक कारण तो ये भी आता है। ठीक। और दूसरी बात, गोदान का जिक्र करते हैं तो एक कफन की बात है कि क्यों वो काम चोर बने या काम नहीं करना चाहते, उनकी मेंटालिटी ऐसी, सामाजिक मानसिकता कैसे बने। दूसरा, गोदान का जिक्र, और ये कहता है कि जो हमसे क्या कहते हैं 2 रुपए का मजदूर है या बहुत ही कम पैसे में काम कर रहा है, वो भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, और खेती में जो मर्यादा है वो मजूरी में कहा, यानी मर्यादा की बात आ जाती है। कैसे कैसे, आज तक किसान थे अभी मजूरी कर रहे हैं।
तो ये जो मेंटेलिटी है, सोशल मेंटेलिटी है, इसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जिसकी वजह से लोग गरीब के गरीब रह जाते हैं कि आखिर कितनी भी मेहनत कर लें कोई फायदा होना हमको नहीं। अगला ही जो शब्दावली है वो है लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व किसको मापने के लिए काम किया जाता है? आय की विषमता को नापने के लिए। इसमें क्या है कि एक तरफ राष्ट्रीय आय का संचयी परसेंटेज, और दूसरी तरफ पॉपुलेशन कितनी मतलब कितनी प्रतिशत पॉपुलेशन उस इनकम को ओन करती है। ठीक, अगर आइडियल कंडीशन की बात की जाए कि किसी देश की 10% आय वहां की 10% पॉपुलेशन के पास है, वो देश की 20% आय वहां के 20% पॉपुलेशन के पास है, 20% पॉपुलेशन के पास है, तो हमको ऐसे एक सीधी लाइन मिल जाएगी जैसा कि ये दिखाया गया, 20% आय 20% पॉपुलेशन, 5% आय 5% पॉपुलेशन। ठीक, या 5% आय 5% पॉपुलेशन की बात, ऐसे 30% आय 30% पॉपुलेशन की बात हो जाएगी। तो हमको एक सीधी रेखा मिल जाएगी जिसको परफेक्ट इक्वलिटी कहते हैं, निरपेक्ष समता रेखा कहते हैं। लेकिन आप अपने देश को सोचकर बताइए, क्या ऐसा है कि भारत की अधिकांश आय भारत में ज्यादा लोगों के पास है या बहुत एक छोटे समूह के पास है? अंबानी, अडानी, मित्तल, इन सबको जोड़ दिया जाए तो शायद बहुत बड़े पैमाने पर अधिकांश पॉपुलेशन का हिस्सा निकल जाएगा उन्हीं के पास। यानी किसी भी समाज में या किसी भी राष्ट्र में क्या होगा कि उस देश की ज्यादा आय क्या है वहां के बहुत कम लोगों के पास है। जैसे ये 5% है, 5% की आय वहां के 20% लोगों के पास। ठीक, कम आय है लेकिन लोग क्या है, ज्यादा है। वहीं जैसे यहाँ पे आय बढ़ जाएगी वहां पे लोग घट जाए। तो हमको एक ये सीधी रेखा ना मिलकर के एक कर्व लाइन मिलती है जिसको क्या नाम दिया जाता है, इनइक्वलिटी गैप, या जो इसके बीच का जो गैप नजर आएगा उसको इनइक्वलिटी गैप कहा जाएगा। और इस व्यवस्था को यानी जो ये कर्व बना उसको बोलेंगे क्या, लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व जितना इस समता रेखा के पास होगा यानी परफेक्ट इक्वलिटी लाइन के पास होगा, वो समाज आय के मामलों में या संसाधनों के मामलों में उतना ही समता मूलक समाज होगा। अन्यथा ये समाज क्या होगा, बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर यहाँ ये आय की विषमता पाई जाएगी। ठीक, इसी से डेराइव किया गया है वो है गिनी गुणांक। ठीक, गिनी गुणांक भी क्या है कि आय के वितरण में जो विषमता है उसको मापने का एक तरीका है। तो गिनी गुणांक क्या होता है उसको हम देखते हैं। गिनी गुणांक कोरेडो गिनी नाम के एक अर्थशास्त्री है, उनके द्वारा विकसित किया गया, और उन्होंने आधार क्या बनाया, आय की विषमता मापने के लिए जो है लॉरेंज कर्व का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि जो इनइक्वलिटी गैप है यानी एब्सोल्यूट इक्वलिटी लाइन और लॉरेंज कर्व वाली लाइन के बीच का जो गैप है, अगर इसको हम एक शब्द ए से डिनोट कर दें और इसके नीचे का जो ये हिस्सा है इसको अगर बी से डिनोट कर दें तो गिनी गुणांक बराबर हो जाता है छायांकित भाग यानी ए, और दूसरी बात उसके नीचे का पूरा हिस्सा यानी ए प्लस बी। यार हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इतने बड़े अर्थशास्त्री हमको बनना नहीं है। एक सामान्य सवाल आएगा गिनी गुणांक किससे संबंधित है, तो गिनी गुणांक आय के वितरण में विषमता से संबंधित। लेकिन मापने का तरीका यही है कि परफेक्ट इक्वलिटी लाइन और लॉरेंज कर्व के बीच के गैप को अगर परफेक्ट इक्वलिटी लाइन के नीचे के टोटल क्षेत्रफल से डिवाइड कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, गिनी कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो यहां से समझने वाली 3-4 चीजें ध्यान में रखना। पहला, लॉरेंज कर्व किससे संबंधित है, आय की विषमता नापने का एक तरीका है। दूसरा, गिनी का गुणांक किससे संबंधित है, ये भी आय की विषमता नापने का एक तरीका है, मापने का एक तरीका है। ठीक, अगला जो है वह गिनी गुणांक क्या है, अभी जो बात की गई कि आय वितरण में असमानता मापने की एक विधि है, या ये विधि सबसे ज्यादा प्रचलित विधि भी मानी जाती है। ठीक, अब कुछ एक समितियों की बात करते हैं कि वह समितियां जिन्होंने गरीबी को मापने का तरीका बताया।
अगर वाई के अलग समिति की बात की जाए तो उन्होंने प्रतिदिन ऊर्जा को बनाया कि आप डेली बेसिस पे कितने किलो कैलोरी ऊर्जा कंज्यूम करते हैं। अगर कोई शहरी व्यक्ति है, अगर वो 2100 किलो कैलोरी एक दिन में कंज्यूम करता है और वहीं कोई एक ग्रामीण व्यक्ति 2400 किलो कैलोरी एक दिन में कंज्यूम करता है, तो वो गरीब नहीं है। ठीक, कितना है? 2100 और 2400 किलो कैलोरी की बात, बेसिक जरूरत। और उसी हिसाब से सुरेश तेंदुलकर समिति ने प्रतिदिन खर्च को आधार बनाया, और सी रंगराजन समिति जो सबसे लेटेस्ट है इस मामले में, वह 2014 में गठित की गई थी। इन्होंने मासिक खर्च को आधार बनाया। इनको दोनों के खर्चे मतलब नापने के तरीके एकदम सेम। इन्होंने कहा कि अर्बन में अगर कोई 1400 रुपये के आसपास प्रति महीने, और ग्रामीण कोई व्यक्ति है वो अगर 1000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से अगर खर्चा करता है, तो वो गरीब नहीं है। अब आप लोग खुद से तय कर लीजिए कि आप किस स्तर पे हैं। क्योंकि अगर मैं सामान्य एक शहर की बात करूं, तो अगर आप रेंट लेके भी रह रहे हैं तो आप 1500 रुपया तो केवल रूम रेंट पे कर रहे हैं, ऊपर से 2500 से 3000 रुपया खाने का खर्चा कर रहे हैं। उसके बाद बीच में पार्टी वार्टी हो गई तो 1500-2000 रुपया अदर अलग से, तो महीने का 6-7 हज़ार रुपया मोटा मोटी मान के चल रहे हैं अगर आप खर्चा कर रहे हैं। तो क्या सी रंगराजन भाई साहब के हिसाब से आप गरीब हैं? नहीं। तो अपने आप को गरीब कहना बंद करो, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े अमीर हो। क्योंकि कितना बनेगा? 33 रुपया बनेगा पर डे के हिसाब से, और 33 रुपया पर डे के हिसाब से ज़्यादा का खर्चा आप करते ही करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है? बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखना। पहला 2-3 चीजें पूछी जाती हैं यहाँ से। पहला कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और उसके साथ में यानी यूएनडीपी, और उसके साथ में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दो संस्थाएं मिलकर के, जिसमें मेनली यूएनडीपी को ही पूछा जाता है कि पूछा जाएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि में से दोनों का नाम दिया जाएगा, उपरोक्त में से दोनों या कोई नहीं। तो अगर नहीं बताएंगे तो योगा ब्लेम लगा दोगे कि आप बता ही नहीं गए। तो पहली चीज़ क्या है, मेनली फोकस करना कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी जारी करता है। मुख्यतः यह है, लेकिन उसकी सहयोगी संस्था कौन है? ओपीएचआई यानी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। क्या किन चीज़ों को नापा जाता है? सबसे पहले नापा जाता है हेल्थ यानी स्वास्थ्य को, फिर एजुकेशन को, फिर लाइफ स्टाइल को यानी जीवन स्तर क्या है, लाइफ जिंदगी जीने का तरीका क्या है। भारत की बहुत बुरी स्थिति है कि भारत की जो भी रैंक है वो निर्धनता सूचकांक में 109 देशों में 62वीं रैंक है। कितनी है? 62वीं रैंक इसमें है 109 देशों में। और ये आंकड़ा 2021 का है, क्योंकि ये लगभग आंकड़े अक्टूबर में जाकर के प्रकाशित होते हैं। तो अभी आपके पास लेटेस्ट आंकड़ा कौन सा मिलेगा? 21 का ही मिलेगा। ठीक, अगला पॉइंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक, यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दूसरा वेल्ट हंगर हेल्प नामक फाउंडेशन है। ये दोनों मिलकर कर जारी करते हैं। किन चीज़ों को नापा जाएगा इसमें? अल्प पोषण यानी माल न्यूट्रिशन, यानी एक स्वस्थ मनुष्य को, यानी एक स्वस्थ रहने वाले मनुष्य को कितने पोषण की जरूरत होगी, उसको संतुलित आहार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उन सबको इसके अंतर्गत मापा जाएगा अल्प पोषण के अंतर्गत। दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग, यानी बच्चों में उम्र के हिसाब से या उनकी हाइट के हिसाब से उनका वजन कितना है, और अधिकांश में ये व्यवस्था नहीं पाई जाएगी। यानी अधिकांश में क्या होता है कि उनकी उम्र और लंबाई दोनों के हिसाब से वजन में क्या होगी? कमी होगी। दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग यानी बौनापन, यानी उम्र के हिसाब से उनकी हाइट का बढ़ना, हाइट की ग्रोथ की बात। और तीसरा और लास्ट है यानी चौथा अंडर 5 MR यानी बाल मृत्यु दर, सीधे तौर पर कि 5 साल के भीतर कितने बच्चों की मौत हो रही है।
U5MR यानी अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। तो ये इसके पिलर्स हैं, यानी इसके मेजर्स करने के तरीके हैं कि इनमें क्या क्या देखा जाता है। और संस्था कौन जारी करती है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ नामक फाउंडेशन। भारत की रैंकिंग कुछ अच्छी नहीं है, इसमें भी 116 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है? 101 है। और ये भी आंकड़ा कब का है? 2021 का ही है। तो जब भी नए आंकड़े जारी किए जाएंगे आप लोग उसको अपने हिसाब से नोट्स में मेंशन कर लेंगे, और यहाँ पे भी जो भी करंट अफेयर्स की क्लास चलाएगा या करवाएगा वो भी आपको अपडेट करा। ठीक। अगला टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे वो बेरोजगारी, जिसके हम लोग सब मारे हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और इन चारों पांचों टॉपिक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न हम अगली स्लाइड में कवर करेंगे। और यहाँ पे भी दो क्या कहते हैं ना कि इकोनॉमी का पोर्शन खत्म होगा, फिर 150 प्रश्नों की एक पूरी की पूरी श्रृंखला लेकर के आएंगे, और जहाँ से कोशिश ये की जाएगी कि आपको पूरा का पूरा इकोनॉमी का जो प्रश्न है जो भी पेट में पूछे जाएं दोनों शिफ्ट को मिला करके वो कंप्लीट हो जाए। ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।